हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य और आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। हमने स्टार्ट किया था नेशनल इनकम को, हमने नेशनल इनकम के टूल्स को पढ़ा है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एनएफआई, ये सभी चीजों को हमने पढ़ लिया था। नेशनल इनकम टूल नाम का जो वीडियो है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। देन हम किस पे चले गए थे, देन हम आ गए थे वैल्यू एडिशन मेथड को किया हमने, इनकम मेथड को किया और अब हम एक्सपेंडिचर मेथड को कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। एक पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और देन इस वीडियो को एंड करेंगे। चलिए, तो हमने क्या क्या कर लिया है एक बार देख लेते हैं। हमने वैल्यू एडेड मेथड कर लिया है। वैल्यू एडेड, जैसे कि आपको मेरी हैबिट पता है कि मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप जरूर देता हूं पहले का, तो इसमें भी कर लेते हैं। ये आपको याद होगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, यही होता है। किसी क्वेश्चन में सिर्फ सेल है तो भी हो जाएगा, सिर्फ स्टॉक है तो भी हो जाएगा और दोनों होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? परचेज वैल्यू, सिंपली वे में अगर कहा जाए तो परचेज वैल्यू, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है। और अच्छा, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है? चेंजिंग स्टॉक इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये था सारा वैल्यू एडिशन का खेल, जिसमें कि हमने सारे वैल्यू एडिशन को ऐड कर देते थे तो हमारा आ जाता था जीडीपी एमपी। इसको मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, क्वेश्चंस भी करवाया है, तो देख लीजिए आप वहां से, ठीक है। वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप मेरे वीडियोस में जाओगे वहां पे वैल्यू एडिशन के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। देन वैल्यू एडिशन के बाद हमने क्या किया? हमने किया इनकम मेथड में क्या क्या किया याद है आपको? इनकम मेथड छोटा सा क्या रिकैप है, ठीक है, छोटा सा रिकैप है, बस ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर कोई पॉइंट मिले तो आप भूलो ना, ठीक है। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं। इनकम मेथड में हमने क्या क्या देखा था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जल्दी करूं, क्योंकि टॉपिक हमारा दूसरा है, ठीक है। उसके बाद हमने किया था पेमेंट इन काइंड, ठीक है, जो कि अदर देन कैश कहलाता है। देन हमने क्या किया था इनकम मेथड में? ध्यान है, इनकम मेथड में और क्या किया था हमने? रिटायरमेंट पेंशन ऑन रिटायरमेंट। और क्या किया था हमने इसके अंदर और क्या टॉपिक था? एक और था, वो था सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, इस नाम से भी आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक थे। देन इसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट तीन हिस्सों में होता है। प्रॉफिट या तो डिविडेंड हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट या तो डिविडेंड हो सकता है या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के नाम से हो सकता है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से। इन तीनों में से किसी भी नेम से आएगा तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मिक्स्ड इनकम। चलो, इन सबको सम करने के बाद क्या आ रहा था? एनडीपी एट एफसी, यही आ रहा था। यानी वैल्यू एडिशन मेथड में आता है जीडीपी एफसी और एनडीपी एफसी आता है किसमें? इनकम मेथड में। अगर हमें वैल्यू एडिशन से बोलेगा डोमेस्टिक इनकम निकाल के दिखाओ तो हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी निकाल के दिखाएंगे। अगर हमें इनकम मेथड से बोलेगा डोमेस्टिक इनकम निकाल के दिखाओ तो हम क्या दिखाएंगे? एनडीपी एट एफसी, ओके। और नेशनल इनकम हर एक कंडीशन में सेम होता है, एनएनपी एट एफसी, यही हमारा क्या कहलाता है? नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया रिकैप, अब चलते हैं सीधे अपने एक्सपेंडिचर मेथड पे। ये रहा आपका, कहाँ गया? ये आ गया, ठीक है। चलिए, मैं जैसा कि आपको पता है बुक को फॉलो करता हूं, आपको बुक रीड करना आना चाहिए, इसी के लिए हम इससे पढ़ेंगे। चलिए, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड आपको पता होगा, जब मैंने नेशनल इनकम का टूल्स पढ़ा रहा था उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था ये बात को कि एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम ही कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट मेथड कहलाता है। और इनकम डिस्पोजल मेथड या इनकम डिस्पोजेबल मेथड, इन सारे नाम से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिख सकता है। देखिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टफ नहीं होता है,
वर्डिंग टफ होता है, तो वहां पे आपको कभी भी मेरे हिसाब से एक्सपेंडिचर मेथड लिख के नहीं देगा, क्योंकि इसको तो बच्चे डायरेक्टली पता कर लेंगे। आपको देगा या तो कंजम्पशन मेथड, या कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, या फिर इनकम डिस्पोजल मेथड। इसके नाम से बोलेगा, बच्चे आधे सोचेंगे यार ये कौन सा नया मेथड है जो हमने पढ़ा नहीं। ये वही मेथड है, ये वही मेथड है। इसी के लिए नेशनल इनकम के टूल्स का जो वीडियो है वह जरूरी देखे, जरूर जाके इसको देखे, बहुत चीजें समझ में आएंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं इसको। अब हमने बोला है कि पहले में हमने क्या किया, जो भी वैल्यू ऐड हो रहा था उसको जोड़ा और उससे हमने नेशनल इनकम निकाल लिया। इनकम मेथड में हम देश के सभी लोगों को कैटेगरी में बांटा और सबकी इनकम को जोड़ दिया और इनकम नेशनल इनकम बन गया। अब हमने बोला लोग जब कमा रहे हैं तो लोग खर्चा भी करेंगे ना, तो अगर हम खर्चों को भी जोड़ लें तब भी नेशनल इनकम निकल जाएगा। क्योंकि आप अगर कमा रहे हो तो आप क्या करोगे, खर्चा भी तो करोगे, या तो पैसा इन्वेस्ट करोगे या फिर पैसा खर्च करोगे। जैसे आप 100 रुपए कमाते हो, मान लेते हैं लेट्स सपोज आप 100 रुपए कमाते हो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर मैं पूरा खर्चा थोड़ा करूंगा, मैं क्या करूंगा, कंजम्पशन करूंगा, 60 रुपए कंज्यूम करूंगा, 40 रुपए सेव करूंगा। ठीक है, सेव करूंगा 40 रुपए। तो ये और ये दोनों एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। आप 40 रुपए कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, इसी के लिए सरकार बोलता है कि बैंक में पैसा डालो ताकि वो इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखे। ठीक है, अब घर में रख लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 40 और 60 ये क्या हुआ, ये दोनों क्या किया, आपने खर्चा ही तो किया। तो पहले हम इसको जोड़ ले रहे थे डायरेक्ट, तो उनको इनकम मेथड कहते थे। अब हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। जब पर्सन खर्च करता है, सारे खर्चों को जोड़ लो तो देश का इनकम खुद निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपकी इनकम 100 है तो आप 200 तो खर्च कर ही नहीं सकते हो ना, जितना खर्च करोगे उतनी ही आपकी इनकम होगी। ठीक है, चलो आइए समझते हैं इस बात को और थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। हमने एक्सपेंडिचर खर्चों को कुछ कुछ हिस्सों में बांट दिया है, खर्चों को कुछ कुछ हिस्सों में बांट दिया। क्या है वो हिस्से, आइए देखते हैं। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल खर्चों को हमने हिस्सों में बांटा। पहला है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट फाइनल। सर प्राइवेट फाइनल क्या होता है, जो आप खर्च करते हो, जो मैं खर्च करता हूं, ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं खर्च करते हैं। जैसे आप दूध लेके आते हो आधा लीटर, तो वो क्या सरकारी दूध होता है, नहीं, वो प्राइवेटली यूज किया जाता है। तो इसी के लिए प्राइवेट, हम जो हाउस होल्ड हैं सारे, आप और हम जो हाउस होल्ड हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने लिए पर्सनल यूज के लिए चीजें खरीदते हैं, तो वो क्या हो जाता है प्राइवेट फाइनल। आप अपना बस खरीदते हो या अपनी गाड़ी खरीदते हो तो उसको डीटीसी में तो नहीं चलाते हो ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो नहीं चलता है, वो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है। तो उन सारे खर्चों को जो हाउस होल्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली यही है कि आप जो इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो, एनपी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब जो खर्च करते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि सभी के लिए नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जैसे देख लो कंजम्पशन सर्विस, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मिल्क खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। अब टीवी भी खरीदते हैं तो हम क्या रोड पे जाके थोड़ा लगा देते हैं, अपने घर में ही तो यूज करते हैं ना। तो ये क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट का अलग है, अपना अलग है? जो हम करते हैं वो प्राइवेट खर्चा होता है, वो किसी और के लिए नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो करती है वो अपने गवर्नमेंट चलाने के लिए, यानी इन द सेंस कि डिफेंस के लिए जो परचेज किया जाता है, ठीक है, वो क्या करती है, वो बांटती है लोगों में, जो भी डिफेंस की सर्विसेज है उसमें बांटती है। या फिर सरकार, आपको देखा होगा राशन कार्ड में आप सबको क्या मिलता है, सबको एफसीआई की तरफ से खाना मिलता है, चावल, आटा, चीनी सभी मिलता है। तो ये क्या करे, सरकार पब्लिक के लिए खरीद रही है, पब्लिक के लिए हो रहा है, वो अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, पब्लिक के कंजम्पशन के लिए खरीद रही है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, प्राइवेट लोग तो एक्सपेंडिचर करते हैं, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज में खर्चा करना सरकार का, जो सरकार फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा करती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो अगला आता है, थर्ड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सरकार का हो गया, हमने सारे पब्लिक का खर्चा हो गया, सरकार का खर्चा हो गया। अब तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। हो सकता है ना कि आपने कमाया है, कुछ खर्चा नहीं किया है, उसको इन्वेस्ट करोगे, सरकार भी तो इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम अलग कैटेगरी में डालते हैं, वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
क्योंकि हर पैसा तो आप कंज्यूम कर नहीं जाते हो। अभी बताया था 60 और 40 वाला, तो 60 तो आप कंज्यूम कर गए थे, 40 आपने क्या किया था, 40 आपने सेव कर लिया था, यानी आप उसको इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है, देखिए बेसिकली दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं इन्वेस्टमेंट में। ये क्वेश्चन बहुत बनता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें दो तरह के होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है। खर्चे इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखना, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये गुड्स वाले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है आपको। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, वैसी चीजों पे इन्वेस्ट करना जो फिक्स एसेट्स हैं, वैसे चीजों पे खर्चा करना जो फिक्स एसेट्स हैं। लाइक सर, जैसे आपने मशीन खरीद लिया, 2 करोड़ की मशीन खरीद ली, ठीक है, तो वो क्या है, फिक्स एसेट्स है। आपने एक कार खरीद लिया, वो एक फिक्स एसेट है। यानी कि फिक्स एसेट मतलब क्या सर, जो लंबे समय तक चलेगा, जो कॉस्टली होता है और जिसके यूज करने से डेप्रिसिएशन होता है। कैपिटल गुड याद है, कैपिटल गुड क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स महंगा, सर्विस नहीं, गुड्स जो महंगा होता है, जिसको यूज करने से डेप्रिसिएशन लगता है और जो सेवरल ईयर के लिए चलता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल गुड और फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो जब फिक्स एसेट्स पे खर्चा किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो आदमी जो आपने क्या किया था, 100 रुपए कमाया था, जिसमें से कि 60 आप खा गए थे और 40 रुपए करके आप बचा रहे थे, तो इस 40 से आप क्या करोगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, या तो आप कार खरीद लोगे, जैसे देखो, या फिर आप फ्लैट खरीद लोगे, घर खरीद लोगे। यही पैसे बचा बचा के तो घर खरीदते हो ना आप लोग, मतलब पापा आपके घर इसी को पैसे बचा के करते हैं, ठीक है। तो क्या है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बिजनेसमैन भी फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है, 2-3 करोड़ की मशीनरीज लगा लेता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर को बनाने के रूप में हम एक फिक्स इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब घर भी तो सेवरल ईयर तक चलेगा ना, ठीक है। पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि सर गवर्नमेंट भी क्या करती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला कि हम यहाँ से लखनऊ से लेकर के डीएनडी बनाएंगे दिल्ली तक, तो वो जो फिक्स इन्वेस्टमेंट ही तो था, वो रास्ता क्या था, फिक्स इन्वेस्टमेंट था जो लंबे समय तक चलेगा, ठीक। आप बोलोगे सर रास्ते पे चलने से रास्ते में डेप्रिसिएशन थोड़ा लगता है, अरे तो बेटा हर चीज में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो हम क्या करें, लेकिन रास्ता खराब तो होता है ना, मेंटेनेंस तो मांगता है ना, तो उसी को डेप्रिसिएशन मानते हैं, ठीक है। तो क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होता है जो फिक्स एसेट्स पे किया जाता है, उसको हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। देन सर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट वो होता है जो कि इन्वेंटरीज पे किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स पे किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी थी, उसने क्या किया, देखा कि आगे चल के ना सोना महंगा होने वाला है, कोई मानते हैं पीसी ज्वेलर्स है, उसने देखा आगे जाके सोना महंगा होने वाला है, तो उसने सोने के बिस्किट्स बहुत सारे खरीद लिए। तो वो उसके लिए क्या है, वो इन्वेंट्री है, वो फिक्स एसेट्स नहीं है। वो सोने के बिस्किट नहीं बेचेगा, सोने के बिस्किट से कुछ ज्वेलरीज बना के बेचेगा, तो उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो जब हम फिक्स एसेट्स पे खर्च करते हैं तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं तो वो हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। समझ में आया, फिक्स इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट्स पे होता है, जो कि फाइनल गुड्स एंड फाइनल गुड होता है और फिक्स कॉस्टली होता है। इन्वेंट्री वो होता है, जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मुझे मेरा पेन का बिजनेस है, मुझे पता चला प्लास्टिक बहुत महंगा होने वाला है, तो मैंने 2 करोड़ का प्लास्टिक खरीद लिया। तो क्या मैंने कोई फिक्स एसेट मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दिया क्या, नहीं, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, वो रॉ मटेरियल है, उससे कुछ बनेगा फिर वो बिकेगा मार्केट में जाके, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, ठीक है। एक्सपोर्ट, अब ये मत बोलना सर एक्स माइनस एम क्यों नहीं होता, ई माइनस एम क्यों नहीं होता एक्सपोर्ट, नहीं नहीं, एक्स माइनस एम होता है, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ई से किसी और चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, होपफुली आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चल, तो क्या है नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्री से बाहर पैसा गया है, सामान गया है, पैसा नहीं सामान गया है, ठीक है। एक्सपोर्ट वो होता है ना जब हम अपने सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट वो होता है जब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में पैसा आता है, सॉरी गुड्स आता है, पैसा मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, गुड्स आता है, ठीक है। एक्सपोर्ट जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाता है, इंपोर्ट जब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में पैसा आता है, सभी को पता होगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया सर, हमने 4 चीजें पढ़ ली, ठीक है। क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट। इन सब को, यही तो था एक्सपेंडिचर मेथड, यही था ना एक्सपेंडिचर मेथड। इन सब को अगर हम सम कर देंगे, इन सब को अगर हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं।
ये हमारा आ जाएगा जीडीपी एमपी। चलिए एक बारी ना अपने नोट्स पे चलते हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने एक बारी देख लेते हैं। हमने पढ़ा है एक्सपेंडिचर मेथड में, क्या पढ़ा है हमने पहले पढ़ा क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। देन हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। देन हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइवेट फाइनल हो गया, गवर्नमेंट फाइनल हो गया, उसके बाद क्या था, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट होते हैं, या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा या फिर फिक्स इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे। देन उसके बाद क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अब इन सब को अगर हम सम कर लें, इन सबको सम कर लें तो क्या आ जाएगा सर, अगेन जीडीपी एट एमपी। आपको ये पता चल गया है वैल्यू एडेड मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में, दोनों में सम करने से क्या आता है सर, जीडीपी एमपी आता है। लेकिन सिर्फ ऐसा इनकम मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या आता है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है, यहां पे पी है, ठीक है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो इन सबको सम करके कहां आ गए हम, जीडीपी एमपी पे। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा नेशनल इनकम निकालने को। नेशनल इनकम के लिए क्या करना पड़ता है, अब देखिए यहां से हमें कहां जाना है, यहां से जाना है हमें एनएनपी एट एफसी पे, एनएनपी एट एफसी पे। अब देखिए यहां पे जी था, यहां पे एन है, ग्रॉस को नेट में करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है। ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रिसिएशन कर लिया। अब देखिए यहां पे डी है, यहां पे एन है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस एनएफआईए, ठीक है, यही करना होता है। अब यहां पे क्या है, मार्केट प्राइस है, यहां पे फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट से फैक्ट्री पे जाएंगे, मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो सरकार को बाहर गिराना पड़ेगा, यानी माइनस एनआईटी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी ये तीन प्रोसेस करने के बाद हम सीधे आ जाएंगे एनएनपी एट एफसी पे। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे किया है मैंने। आइए इससे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। कहां गया अपनी बुक, ये रही। चलिए एक क्वेश्चन कर लें अच्छा सा, कौन सा करें, चलिए कोई सा भी कर लेते हैं, यही कर लेते हैं आज। ये देखिए क्या कहा गया है आपसे एग्जाम्पल में। अच्छा फिर से बोलूंगा, मैं समझा दे रहा हूं, वैसे तो आपके पास आंसर्स हैं, लेकिन आंसर्स मत कीजिए, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। करना जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। आपको फाइंड एनडीपी एट एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए क्या होता है ना, आपसे एनडीपी एट एफसी पूछा गया है, एनडीपी एट एफसी, यानी आपको ध्यान देना है। कुछ बच्चे रट लेते हैं कि सर एनएनपी एट एफसी पे कैसे जाना है, रटना नहीं है, स्टेप्स रटोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपसे बीच से पूछ लिया, आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है, ठीक है। आपको उसने सीधे बोला है कि भैया जीडीपी एमपी से एनडीपी एट एफसी पे जाके दिखाओ। उसको नेशनल इनकम चाहिए ही नहीं और आप लग गए नेशनल इनकम निकालने में। उसको नेशनल इनकम नहीं चाहिए, उसको एनडीपी एट एफसी चाहिए। अब देखिए क्या क्या है इसमें, जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन, अभी बताया था मैंने। एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा, तो माइनस एनआईटी, यही होता है। अब चलिए पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है हमें। यहां पे क्या क्या चीजें हमारे यूजफुल की चीजें हैं, क्वेश्चन में से पहले यूजफुल चीजों को निकाल लेते हैं। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, अरे सर फिक्स इन्वेस्टमेंट अभी तो बताया, फिक्स इन्वेस्टमेंट आता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कोई भी फिक्स इन्वेस्टमेंट हो, फिक्स इन्वेस्टमेंट तो एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है, वो आएगा ही आएगा, तो ये तो अपना आएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, लीजिए सीधे सीधे आ गए क्वेश्चन में। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड का एक हिस्सा है, तो ये भी आएगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन नहीं, अभी अपने यूज करनी है, अभी अपने यूज करनी है। क्यों, क्योंकि हम सीधे निकाल रहे हैं, पहले एक्सपेंडिचर मेथड से हम जीडीपी पे पहुंचेंगे, फिर कहीं और जाएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स ना, सब्सिडीज ना,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अच्छा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख के दे तभी आप ऐड करोगे। बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है ना, चाहे वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो चाहे वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, आपको तो ऐड ही करना है। तो सोचना क्या है, अगर वो ये और ये ना लिखे, गवर्नमेंट फाइनल प्राइवेट फाइनल ना लिखे, तो भी आपको ऐड करना है, तो कर ही दो, इतना क्या सोचना है। ठीक है, यही सब, बस क्वेश्चन टफ नहीं होता है, एग्जामिनेशन में वर्डिंग थोड़ा डिफरेंट होता है तो आपको लगता है टफ है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर देंगे, और कुछ है नहीं, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको ऐड, कहां गया हमारे पास, पहले हमने इसको ऐड कर दिया है। कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ये आपका क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी होता है। आपके लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, आप जो घर बना रहे हो वही वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। उसको जब एक बारी यहां पे ऐड कर लिया गया है, यानी इस 10,000 में ये 6,000 इंक्लूडेड है, अगर मैं दोबारा इसको ले लूंगा तो ये क्या 16 मतलब 6,000 एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा? तो नहीं करना है अपने को। ये भी ध्यान रखना है कि कोई चीज अगर एक बारी ऐड हो गई, जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट एक बारी ऐड हो गया है तो ये भी फिक्स ही इन्वेस्टमेंट है, बस वर्ड डिफरेंट है, तो इसको नहीं ऐड करना है। तो इसी के लिए आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ कहेगा आपसे, आपको यह समझना है कि वो पॉइंट इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलो तो इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे वो ऐड हो चुका है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है हमारे पास। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ चलिए ठीक है, साफ साफ लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000। अच्छा प्लस माइनस में ना प्लीज बेटा कोई भी गलती मत करना एग्जामिनेशन में। पता चला पूरा क्वेश्चन सही आता है आपको और प्लस माइनस में गलती किया और जिसकी वजह से मार्क्स चला गया, प्लस माइनस में गलती मत करना। ठीक है, तो क्या है 10, 20, 30, 30, 5, 35, यानी जीडीपी एमपी कितना आ गया 35,000। ओके, नाउ हमें पूछा क्या गया है एनडीपी एट एफसी। अभी देखा हमने एनडीपी के लिए पहले माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन हमें गिवन था ना, हाँ ये रहा डेप्रिसिएशन गिवन, कितना है 2000, तो माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि माइनस 2000 कर देते हैं। ठीक है, और क्या है सर, एनआईटी भी तो है। एनआईटी असल में होता क्या है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं उसको। ठीक है, एनआईटी होता क्या है, ठीक है चलो पहले लिख देता हूं, माइनस एनआईटी। सर इस नाम से तो कुछ दिया ही नहीं है। देखो एनआईटी मतलब होता है ना टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यही होता है ना, ध्यान है, समझाया था टूल्स में। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 1000 है, 1000 है, यहां देखो लिख देता हूं मैं 1000 माइनस सब्सिडीज कितना है 2000। वैसे तो ये कंडीशन कभी हमारे इंडिया में बनता नहीं है कि टैक्स 1000 रुपए कलेक्ट हुआ है और सरकार ने 2000 सब्सिडी बांट दिया है, हालांकि नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कर सकता है क्योंकि क्वेश्चन बनाने में किसी को कुछ नहीं जाता है। वैसे देश में अभी कैसा ऐसा कंडीशन कभी नहीं आता है कि टैक्स कम कलेक्ट हो और सब्सिडी ज्यादा हो, सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, वरना करप्शन कहां से होगा। ठीक है, तो इतना कर दिया हमने। अब देखो हमारे पास क्या था, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं मैं इसको, 35,000 माइनस 2,000 माइनस 1000 माइनस 1000 माइनस 2000, यही है। इसको मत देखिएगा, आप कंफ्यूज हो गए, मैं अलग तरीका सिखाता हूं, बुक में अलग तरीका होता है, थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको वो बताता हूं जो हर कंडीशन में एप्लीकेबल हो जाएगा, बट बुक में और बाकी जगह ऐसा होता है जो कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, इसमें लगेगा या इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। मेरा जो तरीका है वो हर जगह लगेगा। देखिए कैसे, 35 में से 2 गया तो कितना बच गया 33 बच गया, 33,000। अब देखिए यहां माइनस है, 1000 में से 2000 जाएगा तो माइनस का 1000 बच जाएगा। ठीक है, अगर हम 2000, अगर हम 1000 में से 2000 को लेस करेंगे तो माइनस का 1000 नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1000, होपफुली आपको दिख रहा हो, मैं इसी में थोड़ा कंफ्यूज हूं, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं, माइनस का कर देता हूं, माइनस का माइनस 1000। क्यों आया माइनस 1000, क्योंकि हमने 1000 में से 2000 को लेस किया है। थे ही आपके जेब में 1000 रुपए और मैंने आपसे 2000 मांग लिए, तो आप तो और उधार में चल गए ना। आपके जेब में 1000 रुपए थे, मैंने 2000 बोला, बेटा मुझे 2000 रुपए दो, तो आप अपना 1000 तो दोगे और अलग से और 1000 कहीं से मांग के लाओगे तो और आप उधार में चले गए। ठीक है,
तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 33,000 प्लस 1000, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बचपन से पढ़ते आए, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस, ये सब रट के वह आए हैं, ठीक है। 33,000 प्लस 1000 इज 34,000। ये आ गया आपका क्या था हमारा GDP एट FC, ये आ गया हमारा GDP एट FC, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। ये आ गया हमारा GDP FC बहुत प्यार से। तो हमने किया क्या था सर? हमने यही तो किया। अच्छा, NFI नहीं था गिवन, तो हमने कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन में जितना डेटा गिवन होगा उतने से ही आंसर निकालेंगे, जो नहीं गिवन है उससे क्यों निकालें हम, ठीक है। हमें नहीं दिया NFI, हमने नहीं यूज किया, देता तो हम यूज कर लेते, ठीक है। होपफुली आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी समझ में आया होगा। अब मैं धीरे धीरे करके आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चंस लाने शुरू करूंगा, यानी अब वीडियोस आएगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूं 25-30 क्वेश्चन आपको करवा दूं, ठीक है। तो 25-30 वीडियो क्वेश्चन करवाने के लिए मैं सोच रहा हूं हर वीडियो में अगर मैं 3 क्वेश्चन करवाता हूं तो उस अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बना दूंगा, 8-10 वीडियो के अप्रॉक्स बना दूंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो कॉन्सेप्ट यहां से सीख लीजिए पूरा, देन क्वेश्चन पे स्टिक कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और हमने क्या कर लिया? हमने वैल्यू एडिशन सीख लिया सर, हमने इनकम मेथड सीख लिया, हमने एक्सपेंडिचर मेथड सीख लिया, ठीक है, सभी चीजों को सीख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया, आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप वापस से प्ले करके देखो और खुद से करने की कोशिश करो, बुक से आंसर मैच मत करना आप, ठीक है। वैसे क्या होता है, हम सीधे आंसर देख लेते हैं बुक से और फिर बोलते हैं अरे सर समझ नहीं आ रहा। एक बारी लॉजिकली लगा के तो करो, आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया वैल्यू एडिशन, चलो ये तीनों कर लिया। अब इसके बाद क्या आएगा? अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। एक बात और लास्ट चीजें बता रहा हूं, सुन लीजिए। तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आपके लिए क्या लेके आया है? कंप्लीट कोर्स, यानी 12th का अगर आपको क्रैश कोर्स करना है तो भी आपके पास ऑप्शन है हमारा, और 12th टर्म 2 का। एंड अगर आपको 11th में आप मतलब 12th में अभी गए हो, आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करने हैं, तो हर तरह का आर्ट सेक्शन हो, साइंस सेक्शन हो या कॉमर्स सेक्शन हो, हर सब्जेक्ट का हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज यानी 8+ ईयर के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं। और एक और चीज हम जो करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉक एनालिसिस। क्या होता है ना, बस एग्जाम के टाइम में ना बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर 15 मिनट और होता है ना तो पूरा पेपर कर जाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, मॉक एनालिसिस करवाते हैं, यानी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं हम आपको। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्डिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी उतना ही टाइम मिला था और जो कि आप 70 लेके आए, और उनको भी उतना ही टाइम मिला था जो 100 लेके आए। बट फर्क ये है कि उसने अपने टाइम को यूटिलाइज किया, उसकी स्ट्रैटेजी बहुत परफेक्ट थी, आपकी नहीं थी। तो ये स्ट्रैटेजी सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला और लग गया सॉल्व करने में, नहीं, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, कहां से स्टार्ट करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वर्कशीट, डीपीपी, नोट्स, ये सब तो कॉमन है, ठीक है, ये सब चीजें मिलेगा। आप हमारे नंबर पे, आपको अगर हमारे बैच की कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो 9818781682। ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल करो। आपको जो भी क्वेरी है, बैच से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। आप कॉल करने से बेहतर है व्हाट्सएप कर दो, तो आपको अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। कॉल में कभी कभी बिजी हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं। साइनिंग ऑफ, तक्षशिला एजुकेशन, डिस्कवर योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एज वेल।